वेलकम टू माय चैनल यूनानी अचीवर्स AIA PGET। आज हम बात करेंगे आज़ा के बारे में कि आज़ा होता क्या है। तो सबसे पहले हम आज़ा की डिफिनेशन देख लेते हैं। आज़ा के बारे में आज हमारी बात चलेगी। आज़ा की डिफिनेशन क्या होती है? आज़ा कहते हैं जिस्म के जामिद अज्जा आज़ा कहलाते हैं, कि बॉडी के जितने भी ठोस पार्ट हैं वो सारे के सारा हमारे आज़्व में आता है। उसके बाद इसके अंदर इख्तिलाफ़ है, किसी ने कहा है कि अखलात को भी आज़ा में, जो लिक्विड होता है उसको भी आज़ा में शुमार करेंगे। ये बदन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आज़ा कहलाएंगी, किसी ने ये भी कहा है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल डिफिनेशन है वो ये है कि जिस्म के जामिद अज्जा आज़ा कहलाते हैं। ये इसकी डिफिनेशन होती है। उसके बाद आज़ा की टाइप्स होती हैं। आज़ा की दो टाइप्स होती हैं, आज़ा की दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आज़ाए मुफ़रदा, आज़ाए मुफ़रदा, और नंबर 2 पर होती है आज़ाए मुरक्कबा। ये होती है इसकी डिफिनेशन। उसके बाद हमें क्या बात करनी है? उसके बाद हमें जो देखना है वो ये है कि आज़ा के बारे में बहुत सारे कौल आते हैं। सबसे पहले आज़ाए मुफ़रदा और आज़ाए मुरक्कबा को समझने से पहले कुछ अलग से पॉइंट्स हैं, वो आप जहन में रख लीजिएगा। कि एक कौल है जालिनूस का। जालिनूस कहता है कि बदन में जितनी क़ुव्वतें होती हैं उतने ही आज़ाए रईसा होते हैं। ये जालिनूस का कौल है कि बदन में जितनी क़ुव्वतें होती हैं उतने ही आज़ाए रईसा होते हैं। और उसके अलावा जालिनूस ने एक बात ये भी कही कि तमाम आज़ाए रईसा, जितने भी आज़ाए रईसा हैं, वो सब एक दूसरे के मोहताज होते हैं। ये दोनों जालिनूस के कौल हैं। क्वेश्चन पहले ये आया हुआ है कि ये किसका कौल है कि जितनी क़ुव्वतें हैं उतने ही आज़ाए रईसा हैं। ये वैसे तो जो आज़ाए रईसा की बात आती है वो ये होती है कि आज़ाए रईसा हमारे बॉडी में जो होते हैं 4 होते हैं। एक दिमाग होता है, दिल होता है, और उसके जिगर होता है, और फिर खुसियतैन होता है। लेकिन जालिनूस ने क्या बोला कि बदन में जितनी क़ुव्वतें हैं उतने ही आज़ाए रईसा। उसके अलावा बुक़रात का एक कौल आता है। बुक़रात ये कहता है कि आज़्व रईस जो होता है सिर्फ़ एक है, वो दिमाग है। और एक कौल आता है इसके अंदर अरस्तू का। अरस्तू कहता है कि आज़्व रईस सिर्फ़ एक है, वो क्या है? क़ल्ब है। तो इस तरीके से 4 कौल हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है एक पॉइंट, आप ये देख लीजिए कि शश किसको कहते हैं? शश, शश डबल शीन। शश के मतलब वैसे तो 6 के होते हैं, गिनती में 6 के होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आता है कभी क्वेश्चन कि शश कहते किसको हैं, तो शश का मतलब यहाँ पर होता है सदर के। तो क्वेश्चन ये आएगा कि शश का शुमार कौन से आज़ा में होता है? आज़ाए हैवानिया में होता है, आज़ाए नफसानिया में होता है, आज़ाए तनासुलिया में होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ सकता है कि शश को हम कौन से आज़म में शुमार करेंगे? आपको जवाब देना है कि शश का शुमार जो होता है आज़ाए हैवानिया में होता है। शश मतलब सदर के आते हैं, सीने के आते हैं। आज़ाए हैवानिया में होता है। ये है बात इसकी। फिर आगे हम और पॉइंट देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाए मुफ़रदा पर। आज़ाए मुफ़रदा होते कितने हैं? आज़ाए मुफ़रदा की जो होती हैं 10 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? आज़ाए मुफ़रदा जो होते हैं 10 होते हैं। 10 होते हैं आज़ाए मुफ़रदा, ये 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि आज़्म होता है, आज़्म, आज़्म होता है। आज़्म बोलते हैं हड्डी को।
نمبر 2 پر ہوتا ہے غضروف. غضروف جو ہوتا ہے وہ بھی ہڈی ہی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو نرم، جس کو کرری کہا جاتا ہے. کرری جو نرم والی ہڈی ہوتی ہے اس کو کرری کہتے ہیں، وہی غضروف کہلاتا ہے. نمبر 3 پر کیا ہوتا ہے؟ رباط ہوتا ہے. رباط بولتے ہیں لیگامنٹ کو، رباط لیگامنٹ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے نمبر 4 پر وتر. وتر ہوتا ہے ٹینڈن. اس کے بعد آئیے غشا. نمبر 5 غشا ہوتا ہے. غشا بولتے ہیں ممبرین کو. پھر ہوتا ہے لحم. لحم کیا ہوتا ہے؟ لحم مسلس جو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں لحم. پھر 7ویں نمبر پہ آ گیا شہم. شہم بولتے ہیں فیٹ کو، شہم فیٹ کہلائے گا. پھر ہوتا ہے شرائین. شرائین جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں آرٹری. شرائن آرٹری کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اوریدہ. اوریدہ جو ہوتی ہیں وینس ہوتی ہیں. بچہ اعصاب. اعصاب بولتے ہیں نرو کو. یہ ہو گئے ٹوٹل 10. کیا عزم ہو گیا، غضروف ہو گیا، رباط ہو گیا، وتر ہوا، غشا ہوا، لحم، شہم، شرائن، اوریدہ، اعصاب. یہ اعضاء مفردہ کوشچنس بہت آئے گا کہ اعضاء مفردہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں. آپ کو جواب دینا ہے کہ اعضاء مفردہ 10 ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر اختلاف آ جاتا ہے. ابو سہل مسیحی کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اعضاء مفردہ کے اندر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ مخ ہوتا ہے. مخ بولتے ہیں گودے کو. 3 چیزیں اور ہوتی ہیں، اس نے جو مانا ہے مخ بولتے ہیں گودے کو. نمبر 2 پہ اس نے مانا ہے ایک ظفر بولتے ہیں ناخون کو، بھی اس نے اعضاء مفردہ میں شمار کیا ہے. ظفر ناخون کو کہتے ہیں. پھر ایک اس نے مانا ہے بال کو. شعر بولتے ہیں بال کو. تو ابو سہل مسیحی کا قول یہ ہوا کہ مخ، ظفر، بال یہ جو ہوتے ہیں یہ بھی اعضاء مفردہ میں ہی آتے ہیں. بلکہ آپ اس طرح یاد کریے کہ ابو سہل مسیحی کے ساتھ مجوسی علی ابن عباس مجوسی صاحب کامل جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھی کس میں ایک ہی قول دونوں کا ہے کہ مخ، ظفر، بال بھی اعضاء مفردہ میں آتے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں. کچھ پوائنٹس آپ اور دیکھ لیجئے اس کے ساتھ ساتھ. ہم نے پیچھے پڑھا تھا شہم و سمین. شہم اور سمین. شہم اور سمین جو ہوتا ہے اس کو لحم میں مانتے ہیں کہ شہم جو ہے الگ سے نہیں ہے، بلکہ شہم کو لحم میں مسلس کے اندر ہی مان لیا ہے. کس کو؟ شیخ الرئیس ابن سینا ہیں اور محمود عاملی. ان دونوں کا قول یہ ہے کہ شہم اور سمین جو ہوتے ہیں یہ لحم میں ہی شمار کیا جاتا ہے، بلکہ کہ شہم الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ایک قول یہ کس کا قول ہے؟ شیخ الرئیس کا اور محمود عاملی کا، کہ شہم و سمین کو لحم میں شمار کرتے ہیں یہ دونوں لوگ. پھر کچھ پوائنٹس اور ہم دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ورید. ایک ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اوریدہ جو ہوتے ہیں وینس کو بولتے ہیں، وہ کس میں اعضاء مفردہ میں آتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے شرائین. شرائین آرٹری کو بولتے ہیں، یہ بھی اعضاء مفردہ میں آتے ہیں. ورید ہو گیا اور اس کو ہم بولتے ہیں عروق ساکتہ. اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ عروق ساکتہ. عروق ساکتہ مطلب کیا ہے؟ خاموش رہنے والی عروق. تو وینس کے اندر جو بلڈ جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے جا رہا ہوتا ہے، کم جا رہا ہوتا ہے، تو ایک طرح سے وہ خاموش پڑی رہتی ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ اس کو عروق ساکتہ بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرائین. شرائن آرٹریز. اس کا دوسرا نام ہوتا ہے عروق ضاربہ. عروق ضاربہ. ضاربہ مطلب ہوتا ہے مارنے والا. تو ایک طریقے سے اس کے اندر جو آرٹریز کے اندر بلڈ جاتا ہے تیزی سے جاتا ہے، تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ تیزی سے اس کو وہ کیا نام ایک اسپیڈ کے ساتھ نکلتا ہے، تو سمجھیے کہ مارتے ہوئے اس کو نکلتا ہے، تو اس کو ہم شرائن نام رکھا عروق ضاربہ کا. ایک ہوتا ہے عروق مصاصہ. عروق مصاصہ ہوتا ہے
उरूक़ मस्सासा, ये बोलते हैं उरूक़ जाज़िबा को, जो एब्ज़ॉर्ब करने वाली, जाज़िब मतलब एब्ज़ॉर्ब, उरूक़ जाज़िबा को बोलते हैं। फिर और पॉइंट्स, फिर हम बात करते हैं आज़ाए मुफ़रदा की, हमारी बात चल रही थी। इसके अंदर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था ग़िशा, ये बात आ गई वरीद की, शराइन की और उरूक़ मस्सासा। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी ग़िशा, ग़िशा की 4 किस्में होती, मेम्ब्रेन। ग़िशा जो हमने आज़ाए मुफ़रदा में पढ़ा था वो ग़िशा, ग़िशा जो होता है इसकी 4 किस्में होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक ग़िशाए रिबाती होता है, एक ग़िशाए उरूक़ी होता है, एक ग़िशाए माई होता है और एक ग़िशाए मफ़सली होता है। ग़िशाए रिबाती, ग़िशाए रिबाती एक किस्म। नंबर 2 पर ग़िशाए उरूक़ी, ग़िशाए उरूक़ी। नंबर 3 पर ग़िशाए माई। नंबर 4 ग़िशाए मफ़सली। ये हैं 4 किस्में ग़िशा की, ग़िशाए रिबाती, ग़िशाए उरूक़ी, ग़िशाए माई, ग़िशाए मफ़सली। तो अब हम ग़िशाए रिबाती, इसको हम सिफ़ाक़ भी बोलते हैं, इसका एक नाम सिफ़ाक़ भी कहते हैं इसको। और ग़िशाए उरूक़ी, ग़िशाए उरूक़ी क्या करती है? ग़िशाए उरूक़ी का काम होता है आज़ा का तग़ज़िया करना, आज़ा का तग़ज़िया काम करना। जैसे कि ग़िशाउल आज़्म मान लीजिए कि हड्डियों की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से ग़िशाए उरूक़ी कहलाती है, ये उम्मे अनकबूत। तो आज़ा का तग़ज़िया करती है। ग़िशाए उरूक़ी का क्या काम होता है? आज़ा का तग़ज़िया। एक होता है ग़िशाए माई और फिर होता है ग़िशाए मफ़सली। ग़िशाए मफ़सली को हम क्या बोलते हैं? ग़िशाए ज़ुलाली बोलते हैं, ज़ुलाली भी इसका नाम होता है। ये हो गई ग़िशा की बात, मेम्ब्रेन। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था कि लहम, शहम और समीन को लहम में शुमार किया है किसने? महमूद आमली ने और इब्ने सीना ने। तो वो जो समीन का लफ्ज़ आया था वो क्या होता है? और तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है समीन और एक होता है रिवाज। ये 2 पॉइंट हैं, इसको समझना है कि समीन किसको कहते हैं और रिवाज किसको कहते हैं। समीन होता है जो नरम और रक़ीक़, पतली चर्बी जो होती है उसको कहते हैं समीन, नरम और रक़ीक़ चर्बी को समीन कहते हैं। और रिवाज जो होता है वो गलीज़ चर्बी को कहते हैं। ये फ़र्क याद रखेगा, दोनों में क्या फ़र्क होता है? ये नरम होती है और ये गलीज़, ये मोटी होती है, मोटी, ठीक। रक़ीक़ और गलीज़, ये फ़र्क याद रखिएगा कि रिवाज गलीज़ मोटी चर्बी को कहते हैं और समीन जो कहते हैं नरम और रक़ीक़ चर्बी को कहते हैं। फिर एक पॉइंट आप ये देखिए, हमने लहम पढ़ा था, यही कि क्या नाम है, शहम और समीन लहम के अंदर आते हैं। तो एक बस इतना सा पॉइंट इसके अंदर याद रखिए कि लहम की जो होती हैं 10 किस्में होती हैं, उसमें तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि लहम की कितनी किस्में होती हैं। तो लहम की 10 किस्में होती हैं, 10 किस्में होती हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर आज़ाए मुफ़रदा की बात पूरी हो गई, उसके बाद हम बात थोड़े 1-2 पॉइंट और जो ज़रूरी हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ आएगी खिदमत मुहैया, आगे बहस आएगी उसकी, खिदमत मुहैया। खिदमत मुहैया को मनफ़ात भी कहते हैं, मनफ़ात मतलब फ़ायदा उठाना। खिदमत मुहैया होता है, एक खिदमत मुअद्दिया होता है। मैं अभी बताऊंगा उसकी डिटेल, खिदमत मुहैया क्या होता है, खिदमत मुअद्दिया क्या होता है। फिर इब्न सीना, इब्न सीना का एक कौल है कि हर आज़्व के अंदर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क़ुव्वत मुग़य्यरा की। क़ुव्वत मुग़य्यरा क्या होता है?
क़ुव्वत मुग़य्यरा होता है, मैं आपको पॉइंट अभी बता रहा हूँ। आज़ाए मुफ़रदा की बात पूरी हो चुकी है। आज़ाए मुफ़रदा 10 होते हैं, उसके अंदर जितनी चीज़ें थी, पॉइंट्स थे, वो मैंने बता दिए। अब हम एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क़ुव्वत मुग़य्यरा की। क़ुव्वत मुग़य्यरा होता क्या है? क़ुव्वत मुग़य्यरा क्या होता है? क़ुव्वत मुग़य्यरा की जो इब्न सीना ने डिफिनेशन की है, वो इब्न सीना ने डिफिनेशन ये की है कि हर अज़्व के अंदर एक ज़ाती क़ुव्वत पाई जाती है, एक सेल्फ, उसकी ख़ुद की पावर होती है। वो उसका काम क्या होता है? जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसके लफ्ज़ों में जो डिफिनेशन जो बुक में है, वो ये है कि हर अज़्व के अंदर एक ज़ाती क़ुव्वत पाई जाती है जो उसका तग़ज़िया करती है, यानी उसकी सेल्फ पावर होती है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। या फिर ग़िज़ा को अज़्व से मुशाबिह बनाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाने के बाद वो उसका हाज़मा होता है, मेटाबॉलिज़्म होता है, फिर मेटाबॉलाइज़ होने के बाद वो चीज़ें कुछ एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर हो जाता है, और कुछ चीज़ें हमारे बदन में शामिल हो जाती हैं और हमारे अज़ा उससे बनते हैं। तो जो अज़्व बनता है, उसी जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक किसी का हाथ बनना है, तो अब वहाँ पर ग़िज़ा जाएगी तो जो हाथ बहाथ के पास ही एक पावर होगी जो उसको ग़िज़ा को अपने जैसा बनाकर उस हाथ को बना देगी। तो मतलब उसने के अंदर एक बदलने की, ग़िज़ा को बदलने की पावर है उसके पास। मुग़य्यरा मतलब होता है बदलना, मुग़य्यरा मतलब होता है बदलना। तो वही इब्न सीना ने डिफिनेशन की कि हर अज़्व के पास एक ज़ाती क़ुव्वत पाई जाती है जो उसका तग़ज़िया करती है और ग़िज़ा को अज़्व से मुशाबिह, अपने जैसा उसको बना लेती है ग़िज़ा को। उसको क़ुव्वत मुग़य्यरा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इख्तिलाफ़ हो जाता है। यहाँ पर आते हैं रबन तबरी। रबन तबरी कहते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं, ये डिफिनेशन जो आपने ऊपर की कि ज़ाती क़ुव्वत पाई जाती है और उसका तग़ज़िया करती है, ग़िज़ा को अज़्व से मुशाबिह बनाती है, वो क़ुव्वत मुग़य्यरा कहलाती है। रबन तबरी फ़ौरन आते हैं, कहते हैं कि नहीं, उसको क़ुव्वत मुग़य्यरा नहीं कहते, बल्कि उसका नाम तो क़ुव्वत रूहानिया होता है। उसको क़ुव्वत रूहानिया कहते हैं। ठीक है, तो ये रबन तबरी का यहाँ पर इख्तिलाफ़ है। उसने क़ुव्वत मुग़य्यरा को क़ुव्वत रूहानिया कह दिया। फिर एक पॉइंट और ले लीजिए कि अबू सहल मसीही के नज़दीक, अबू सहल मसीही ने मुख़्ज़फ़र बाल को आज़ाए मुफ़रदा में शुमार किया था। एक पॉइंट और है जो अबू सहल मसीही ने ही माना है। अबू सहल मसीही ने क्या कहा है? जिल्द को भी आज़ा में शुमार किया है, जिल्द को भी आज़ाए मुफ़रदा में माना है, आज़ाए मुफ़रदा में ही माना है। तो अबू सहल मसीही के नज़दीक कितनी चीज़ें हो गई? मुख़्ज़फ़र बाल भी और उसके अलावा जिल्द भी उसने आज़ाए मुफ़रदा में ही शुमार कर लिया। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर आते हैं यहाँ पर इब्न रुश्द। इब्न रुश्द क्या कह रहे हैं? एक कौल इब्न रुश्द का आज़ाए मुफ़रदा के बारे में ये है कि जिस्म में, जो मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि कुछ लोग जो हैं अखलात को और जिस्म के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वो आज़ा का पार्ट ही, आज़ा ही मानते हैं। वही इब्न रुश्द हैं। इब्न रुश्द का कौल क्या है? इब्न रुश्द कहता है, इब्न रुश्द का हम कौल पढ़ रहे हैं। इब्न रुश्द के इस सिलसिले में दो अक़वाल हैं। एक ये है कि इब्न रुश्द कहता है कि जिस्म में तमाम चीज़ें जो होती हैं, जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ हो, वो सब की सब आज़ा में शामिल होती हैं। एक कौल ये है। और दूसरा कौल उसका ये है कि एक तो आज़ा के अंदर शामिल होती हैं जिसमें कोई भी चीज़ हो। फिर इब्न रुश्द का एक कौल ये है कि इब्न रुश्द कहता है कि अखलात और अरवाह, अखलात और अरवाह, अखलात और अरवाह को उसने आज़ाए मुफ़रदा में माना है कि आज़ाए मुफ़रदा में किसको? अखलात और अरवाह को भी उसने आज़ाए मुफ़रदा में माना है। किसने? इब्न रुश्द ने। तो यहाँ तक बात हमारी पॉइंट्स जो थे आज़ाए मुफ़रदा के, और उसके अलावा मैंने बाकी और भी कुछ पॉइंट्स आपको अहम बताए, वो आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे आज़ाए मुरक्कबा की। आज़ाए मुरक्कबा में क्या है देखिएगा। आज़ाए मुरक्कबा क्या होता है? आज़ाए मुरक्कबा को जो है सबसे पहले
5 तरीक़ों से तक़सीम किया है। हम बात कर रहे हैं अब आज़ाए मुरक्कबा की। ये है हमारी हेडिंग, आज़ाए मुरक्कबा को हमें पढ़ना है। तो इसको सबसे पहले आप 5 तरीक़ों से बांट दीजिए, 5 तरीक़ों से इसको बांट दिए। क्या क्या होता है? एक होता है नंबर 1 पर बेअतिबारे तरकीब। हम एक एक लेंगे। पहला पॉइंट हम बेअतिबारे तरकीब ही ले लेते हैं। यह है पहले नंबर पे बेअतिबारे तरकीब। तो इसकी मिसालें देख लीजिए। उसने बोला कि अतिब्बा ने जो है आज़ाए मुरक्कबा को 5 तरीक़ों से बांटा है। सबसे पहले क्या होता है? बेअतिबारे तरकीब होता है, यानी कि बनावट। तरकीब मतलब क्या होता है? बनावट के एतबार से। तो सबसे पहले जो उन्होंने मिसाल दी कि पहली तरकीब, जैसे कि उन्होंने मिसाल दी कि कोई भी चीज़ बनती है तो वो कई चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे कि एक सर बनना है, पूरा का पूरा जो हमारा फेस ये सर होता है वो कई तरकीबों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मुझे सर लेना है तो सर जो है 4 तरकीबों से मिलकर बना है। कैसे? वो इस तरीके से कि पहली तरकीब, सबसे पहले तो आज़ला बनता है। आज़लात, क्वेश्चन इसमें से काफ़ी आएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा आज़ला कौन सी तरकीब है, आपको जवाब देना है सबसे पहले मसल्स बनेगी, यानी पहली तरकीब है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरी तरकीब जो होती है आँख। जब मसल्स बनी फिर आँख बनेंगी। आँख ये दूसरी तरकीब है, ये है दूसरी तरकीब। फिर तीसरे नंबर पर है, तीसरी तरकीब क्या है? चेहरा। आँख के बाद चेहरा होता है, पूरा चेहरा आ जाएगा, वो है तीसरी तरकीब। ये है। फिर चौथे नंबर पर इन सारी चीज़ों से मिलकर फिर क्या बनता है? पूरा चेहरा बनता है, सर। ये है चौथी तरकीब, चौथी तरकीब। तो बेअतिबारे तरकीब ये चीज़ थी कि अगर हम पूरे सर की बात करें तो 4 तरकीबों से मिलकर बना है। कैसे बना है? आज़ला सबसे पहले बना, दूसरे नंबर पर आज़ले से आँख बनी, फिर आँख जब हुई उसके बाद चेहरा बना, फिर चेहरे के बाद सर बनता है। तो ये 4 तरकीब है। क्वेश्चन इसमें से कोई सी भी तरकीब आपसे पूछ ली जाएगी कि आँख बताओ कौन सी तरकीब है, आपको जवाब देना है दूसरी तरकीब है। चेहरा बताओ कौन सी तरकीब है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बेअतिबारे रियासत। आज़ा की तक़सीम, आज़ा बेअतिबारे रियासत, यानी कि रीजन में इसको बांट दिया है। कि इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो होता है जिस्म को मुख्तलिफ सिस्टम्स में, मुख्तलिफ निज़ामों में बांटा गया है। इसमें क्या है? और फिर हर निज़ाम को जितने निज़ामों में बांटा है, हर निज़ाम का एक आज़वे रईस होता है। कैसे होता है? कि सबसे पहले इसको बेअतिबारे जिन्स बांटा है। बेअतिबारे जिन्स आज़ाए रईसा कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? दिमाग, कल्ब, जिगर। फिर होता है बेअतिबारे नौ। बेअतिबारे नौ आज़ाए रईसा कितने होते हैं? 4 होते हैं। दिमाग, कल्ब, जिगर, ये 3 तो हैं ही, और फिर अन्नाओं के एतबार से अगर पूछा गया है तो खुसियतैन उसके अंदर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि बेअतिबारे नौ आज़ाए रईसा कितने हैं, आपको जवाब देना है 4 हैं। बेअतिबारे जिन्स आपसे पूछा जाता है आज़ाए रईसा कितने हैं? 3 हैं। दिमाग, कल्ब, जिगर। तो यहाँ पर जो इन्होंने बांटा बेअतिबारे रियासत, उसको सिस्टम वाइज बांटा गया और फिर हर सिस्टम को एक आज़वे रईस रखा गया। यहाँ पर जब आज़वे रईस की बात आ गई, मैंने पीछे आपको बताया था कि बुकरात के नज़दीक जो है आज़ाए रईसा क्या है? सिर्फ दिमाग है, और अरस्तू के नज़दीक आज़ाए रईसा सिर्फ कल्ब हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। वैसे आज़ाए रईसा 4 हैं, लेकिन बुकरात ने कहा कि नहीं, सिर्फ एक होता है, वो दिमाग होता है। अरस्तू ने कहा कि सिर्फ कल्ब होता है। मैं इसको लिख देता हूँ। बुकरात दिमाग को आज़वे रईस, उसके बाद अरस्तू ये क्या कहता है? कल्ब, सिर्फ यही आज़वे रईस है। ये याद रखिएगा। फिर मैंने जालिनूस का एक कौल बताया था कि बदन में जितनी क़ुव्वतें होती हैं उतने ही
आज़ाए रईसा होते हैं, ये जालिनूस का कौल है। फिर तीसरे नंबर पे हम लेते हैं आगे, तीसरे नंबर पे हम लेते हैं बेअतिबार कुवा। बेअतिबार कुवा क्या है? बेअतिबार कुवा बांटा गया है, एक तकसीम बेअतिबार कुवा है। इसके अंदर 4 हिस्सों में बांटा है। आज़ा को 4 हिस्सों में बेअतिबार कुवा तकसीम किया गया है। क्या है? नंबर 1 आज़ाए नफसानिया है, नफसानिया। नंबर 2 पर आज़ाए हैवानिया, आज़ाए हैवानिया। नंबर 3 पर है आज़ाए तबइया। नंबर 4 पर है आज़ाए तनासुलिया। ये हैं आज़ाए तनासुलिया। तो बेअतिबार कुवा आज़ा को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फिर हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे बेअतिबार खिदमत। खिदमत के एतबार से आज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बेअतिबार खिदमत, बेअतिबार खिदमत, बेअतिबार खिदमत, इसमें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें क्या क्या है? एक होता है खिदमत की मुहैया, एक होता है खिदमत मुअद्दिया। यानी कि खिदमत की 2 किस्में होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि खिदमत की कितनी किस्में हैं, तो आपको जवाब देना है कि खिदमत की 2 किस्में होती हैं। क्या क्या? एक खिदमत मुहैया, खिदमत मुहैया, एक है खिदमत मुअद्दिया। ये है खिदमत मुअद्दिया। खिदमत मुहैया किसे कहते हैं और ख़िदमत मुअद्दिया किसे कहते हैं? बस समझने के लिए इतना सा समझ लीजिए कि खिदमत मुअद्दिया कहते हैं वो खिदमत जो अज़्व रईस के फ़िल से पहले हो, अज़्व रईस के फ़ंक्शन करने से पहले जो कुछ होगा वो खिदमत मुहैया होगा, और जो अज़्व रईस के फ़ंक्शन करने के बाद जो कुछ होगा वो खिदमत मुअद्दिया होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि कल्ब की बात करते हैं। कल्ब एक अज़्व रईस है, वाइटल ऑर्गन। कल्ब एक वाइटल ऑर्गन है। तो मैं बात करता हूँ लंग्स की, या फिर पल्मोनरी वेन की, या फिर आप इंफीरियर वेना कावा की बात करिए। इंफीरियर वेना कावा का जो काम होता है, पहले ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ तक? कल्ब तक लाता है। क्वेश्चन होगा आपसे कि इंफीरियर वेना कावा जो है वो ब्लड के लिए, वो कल्ब के लिए क्या है? तो आपको जवाब देना है खिदमत मुहैया है। क्यों? क्योंकि अज़्व रईस का फंक्शन बाद में होगा। पहले इंफीरियर कल्ब का फंक्शन जो है वो बाद में होगा। पहले इंफीरियर वेना कावा उसको ब्लड सप्लाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस तक देगा। तो पहले कौन हुआ? इंफीरियर वेना कावा का फंक्शन। तो खिदमत मुहैया क्या, हमें जवाब क्या देना है कि इंफीरियर वेना कावा जो है वो कल्ब के लिए खिदमत मुहैया की हैसियत रखता है, या फिर पल्मोनरी वेन जो है वो कल्ब के लिए इन खिदमत मुहैया की हैसियत रखता है। या फिर लंग्स क्वेश्चन कर लें, लंग्स जो है वो कल्ब के लिए खिदमत मुहैया की हैसियत रखता है। या फिर आपसे क्वेश्चन होता है, इसी तरह ऑर्टा की बात कर लें या फिर आर्टरीज़ की बात कर लें, तो आपसे क्वेश्चन होता है कि ऑर्टा जो है वो कल्ब के लिए क्या हैसियत रखता है? आपको जवाब देना है क्या? खिदमत मुअद्दिया। क्यों? खिदमत मुअद्दिया मतलब होता है कि जो अज़्व रईस के फ़िल के बाद हो। जब कल्ब जो है ब्लड को पंप कर देगा और ऑर्टा में जाने लगेगा तो कल्ब का काम हो गया। कल्ब ने अपना काम सप्लाई कर दी, ऑर्टा तक पहुंचा दिया। तो उसका काम होने के बाद, कल्ब के काम होने के बाद ऑर्टा में ब्लड सप्लाई हुई। तो इसमें क्या हुआ? क्योंकि ये अज़्व रईस के फंक्शन के बाद है, वहाँ पर ब्लड जा रहा है, तो आर्टरी और ऑर्टा जो हैं क्या हैसियत रखेंगी? कल्ब के लिए खिदमत मुअद्दिया की।
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये दो किस्में पढ़ी हमने, खिदमत मुहैया और एक खिदमत मुअद्दिया। या फिर दूसरे आप पॉइंट ले लीजिए कि जिगर, जिगर की बात हम कर लें। जिगर भी एक आज़वे रईस होता है। तो जिगर से पहले जितनी चीज़ें हैं, मान लीजिए मैदा है, मान लीजिए अमा है, या फिर मासारिका। मासारिका मतलब क्या होता है? मेजेंट्री, मेजेंट्री को बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं यहाँ से जो हमारी जो ग़िज़ा होती है वो सब इन चीज़ों से होकर जाती है, तो फिर जिगर में पहुँचती है। तो पहले ये चीज़ें आती हैं, बाद में जिगर तक पहुँचती है। तो पहले इन तक ग़िज़ा गई तो ये खिदमत मुहैया की हैसियत रखेंगी। फिर वो उरूक़ जब वहाँ पे मेटाबोलाइज़ हो गया, मेटाबोलाइज़ होने के बाद जिगर में वहाँ तक अखलात में जाके हमारी ग़िज़ा मिल जाती है, तो वो उरूक़, वो आर्टरीज़ जो खिल्त को, जो अखलात को खून तक लेकर जाती हैं, उसमें मिक्सअप करती हैं, उसको हम बोलेंगे खिदमत मुअद्दिया। मैदा, अमा, मासारिका, इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे ये जिगर के लिए खिदमत मुहैया की हैसियत रखती हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऐसे ही आप ले लीजिए दिमाग। दिमाग के अंदर क्या होता है? आसाब हिस्सिया, सेंसरी नर्व जो होंगी वो खिदमत मुहैया का काम करेंगी। आसाब हरकिया, आसाब हरकिया जो होंगी वो खिदमत मुअद्दिया का काम करेंगी। ठीक है। फिर हम चलते हैं, पांचवी तकसीम एक रह गई थी। पांचवी तकसीम क्या है? पांचवी तकसीम बेअतिबार तौलीद व तनासुल। पांचवें नंबर पे हम बात कर रहे हैं बेअतिबार तौलीद। बाएतबार तौलीद, माएतबार तौलीद में क्या होता है? देखिए आप ये समझिए सबसे पहले कि आज़ाए मुफरदा जो होते हैं, मुफरद आज़्व जो होते हैं, शुरू में इब्तिदान तो वो मनी से बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? शुरू में मनी से बनने के बाद, मनी स्पर्म को बोलते हैं, स्पर्म से बनते हैं, उसके बाद खून से परवरिश पाते हैं। उसके बाद जब जब थोड़ा बहुत आज़ बनने लगता है, उसके बाद क्या होता है? खून, ब्लड सप्लाई वहाँ होती है, फिर उसकी वजह से इंसान परवरिश पाता रहता है। तो हम बेअतबार तौलीद व तनासुल की बात कर रहे हैं। तो हमें ये बोलना है कि तमाम आज़ाए मुफरदा जो होते हैं वो इस पर मनी के मखसूस अज्ज़ा की अलाहदगी, उनके उनके अलग अलग पार्ट से मखसूस अज्ज़ा बनते हैं। ये है बेअतबार तौलीद व तनासुल। फिर बेअतबार तौलीद की जो होती दो किस्में होती हैं, ये याद रखना है। एक होता है आज़ाए असलिया। बेअतबार तौलीद कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में। क्या क्या? एक आज़ाए असलिया, आज़ाए असलिया, और एक होता है आज़ाए दमविया। ये हो गया नंबर एक आज़ाए असलिया, नंबर दो आज़ाए दमविया। आज़ाए असलिया को हम मनविया भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। आज़ाए असलिया के अंदर, ये हम बात कर रहे हैं आज़ाए असलिया की। आज़ाए असलिया के अंदर सारे आज़ाए मुफरदा जो भी होंगे वो सब आज़ाए असलिया में आएंगे। और आज़ाए दमविया की मिसाल क्या होती है? जैसे कि लहम, शहम, समीन, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब आज़ाए दमविया में आती हैं। अब यहाँ पर हमारा आज़ाए मुरक्कबा पूरा हो जाता है, लेकिन आप एक पॉइंट और आप यहाँ पे याद रखिए कि एक होता है आज़्व मौती, एक होता है आज़्व काबिल। ये बात आप याद रखिएगा। आज़्व मौती, एक होता है आज़्व काबिल। ये है, एक होता है आज़्व मौती और एक होता है आज़्व काबिल। आज़्व मौती को क्या कहते हैं? आज़्व मौती मतलब होता है कि अगर कोई आज़्व किसी दूसरे आज़्व को ताकत दे रहा है, एक आज़्व दूसरे आज़्व को ताकत अता कर रहा है, तो अता करने वाले को आज़्व मौती कहते हैं। ये बात याद रखेंगे कि अता करने वाले आज़्व को हम आज़्व मौती कहेंगे, और जो कबूल करता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो चीज़ों को लेता है दूसरे से, उसको हम कहते हैं आज़्व काबिल। तो आज़्व मौती और आज़्व काबिल को, मौती जो होता है देने वाला और काबिल होता है कबूल, एक्सेप्ट करने वाला। फिर एक कौल ये याद रखिए कि अबू सहल मसीही का एक कौल है, वो कहते हैं कि जिगर जो होता है, लीवर, वो जोहर खून के मुशाबे होता है। अबू सहल मसीही ने क्या कहा है कि जिगर जोहर खून के मुशाबे होता है। ठीक। और फिर जब जिगर की बात आ गई तो ये भी याद रखिए कि तमय्युज़ बॉल यानी फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है, ये भी जिगर का ही काम होता है। तमय्युज़ बॉल
किसका काम होता है? काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि तमय्युज़ बॉल कौन करता है। आपको क्या जवाब देना है कि जिगर करता है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास पूरी होती है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। आप हमारी कोचिंग में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बार सिलेक्ट कराएं। आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।